नमस्कार, आज है 12 सितंबर दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की हेडलाइंस। महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 7% पर पहुंची। खाने पीने के दाम में बढ़ोतरी से बड़ी सीपीआई। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ गिरकर 2.4% पर पहुंची। मोबाइल रिचार्ज पर ट्राई का बड़ा फैसला। सभी टेलीकॉम कंपनियों को 28 की बजाय देने होंगे 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज कूपन। ग्राहकों की शिकायत के बाद फैसला। इंडिया 360 में बताएंगे आपको कि यह फैसला रिचार्ज में कैसे आपके बचाएगा पैसे। कोरोना संक्रमितों में बढ़ा है दिल की बीमारी का खतरा। देश ही नहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमित हार्ट अटैक्स से चिंता। पुष्टि नहीं, स्ट्रोक के हो रहे हैं शिकार। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या कोरोना की वजह से वाकई में बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले? दिन भर बैठे रहने से 147% बढ़ जाती है दिल की बीमारी का खतरा। इंडिया 360 में बताएंगे कैसे सिटिंग कम और वॉकिंग ज्यादा कर सकते हैं आप अपने सेहत और दिल की रखवाली के लिए। बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन रही तेजी। निफ्टी 103 अंक तो सेंसेक्स 322 अंक दौड़ा। बैंक निफ्टी भी 150 से ज्यादा अंक भागा। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों वाली भारतीय टीम का ऐलान। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी। स्टैंड बाय मोड में रखे गए 4 खिलाड़ी। और जरा फटाफट दिन भर क्या हुआ यह भी आपको बता देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा अपडेट देखिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर, वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने के लिए अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत का डेयरी सेक्टर विश्व में अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश छोटे किसान हैं। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। पीएम ने कहा कि आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यह सेक्टर रोजगार मुहैया करा रहा है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कई राज्यों में लंपी वायरस से पशुधन की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पीएम ने बताया कि वैज्ञानिकों ने लंपी वायरस की स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दिया जा रहा है। 2025 तक 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसलोसिस की वैक्सीन लगाई जाएगी। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इस बारे में गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया। इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। हरियाणा सरकार ने भी पत्र लिखा था। आपको बताएं कि गोवा के एक रेस्टोरेंट में 23 अगस्त को बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत हो गई। अभी तक इस मामले में गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान, उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और केस की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। एनआईए ने आज सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 50 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए के पास इनपुट्स हैं कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर का कनेक्शन टेरर ग्रुप से है। एनआईए ने इस केस में नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई और ताजपुरिया गैंग से जुड़े कई लोगों की लिस्ट तैयार की है। एजेंसी का कहना है कि कुछ गैंगस्टर्स जेलों से भी ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स लॉरेंस के फाजिलका स्थित गांव, दुतरान वाली स्थित घर, गोल्डी बराड़ के मुक्तसर स्थित घर पर भी रेड हुई। कोटकपुरा में गैंगस्टर विनय दियोड़ा के घर
एक फैक्ट्री और अमृतसर में गैंगस्टर शुभम के घर रेड हुई है। लुधियाना में गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर रेड हुई। एनआईए को आशंका है कि इन्हें पाकिस्तान से हथियार मुहैया करवाए जा रहे थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेएमएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बताएं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर लोकपाल में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद लोकपाल ने सीबीआई को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस जांच के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर यानी कि कल होगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर के चलते उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के कई राज्यों ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों के लिए अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के कारण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश हो रही है। ओडिशा के पास बन रहा नया वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो जाएगा। इसके प्रभाव के कारण दोनों राज्यों में बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अब तक देश के 31% हिस्से में सामान्य से ज्यादा, 36% हिस्से में सामान्य और 33% में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। तो दिन भर का तो अपडेट आपने ले लिया। आइए अब शुरू करते हैं कवर स्टोरीज। कवर स्टोरी में आज सबसे पहले बात सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, आपके किचन की, आपके जेब की, आपकी आमदनी की, महंगाई की बात। महंगाई से राहत की हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे, आम आदमी को लेकिन आज लग गया बड़ा झटका। अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 7% पर पहुंच गई है, जबकि जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% थी। इस बार महंगाई में बढ़ोतरी की अहम वजह बनी खाद्यान्नों के दाम। खाने पीने का सामान, खास तौर पर दाल, चावल, गेहूं और सब्जियों की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई इन्फ्लेट हो गई, बढ़ गया इन्फ्लेशन। अगस्त में फूड इन्फ्लेशन 7.62% हो गया। जुलाई में कितना था? जुलाई में यह था 6.69%। रिटेल महंगाई दर लगातार 8 महीनों से आरबीआई की जो 6% की टॉलरेंस बैंड है, ऊपरी लिमिट है, उसके पार है। महंगाई में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो फिर आरबीआई के पास एक चारा रह जाता है और वो चारा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी। अब एक तरफ रिटेल महंगाई दर बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे पर भी बुरी खबर है। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ गिरकर 2.4% पर पहुंच गई। पिछले साल जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 11.5% थी। सालाना आधार पर जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10.5% से घटकर 3.2% पर भी आ गई है। यह स्थिति क्या बयां करती है? क्या वाकई में जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो उसकी सेहत खराब हो गई है? अगर वाकई में आर्थिक मोर्चे पर हम लड़खड़ा रहे हैं तो फिर बचने के उपाय क्या हैं? और आज के महंगाई के आंकड़े लॉन्ग टर्म में क्या संकेत दे रहे हैं? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जी जुड़ चुकी हैं। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आज की महंगाई पर आपकी त्वरित टिप्पणी किस तरह से विश्लेषित करती है मैम? आर्थिक सेहत को क्या बयां करते हैं आज के आंकड़े? जैसे आपने कहा बिल्कुल कि इन्फ्लेशन, देखिए मार्च के बाद इन्फ्लेशन अभी 3 महीने से गिर रहा था, लेकिन जो महंगाई दर है वो अभी बढ़कर इस बार जुलाई में बढ़कर जुलाई के बाद अगस्त में बढ़कर 7% हो गई है। और इसके साथ ही साथ ये और भी क्यों वरीसम है, क्योंकि उसके साथ ही साथ जो ग्रोथ का डेटा है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो दिखाता है, वो भी मार्च में 2002 था और उसके बाद से बढ़ रहा था, लेकिन अभी इस बार 2.4 पे आ गया है। जुलाई अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है जुलाई का, उसमें 2.4 हो गया है। यानी कि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ग्रोथ घट रही है। तो ये सर्टेनली इट्स नॉट अ हैप्पी कॉम्बिनेशन। और ये एक और बात है कि ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है, ये आरबीआई की जो कंफर्ट लेवल है उससे भी ज्यादा है।
लेकिन साथ ही साथ और आपने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन से इसकी पुश आ रही है। लेकिन मैं क्या कहूंगी कि जो जो इन्फ्लेशन है ये अभी जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन नहीं है, ये कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि पल्सेस और एडिबल ऑयल्स में उतने बड़े नहीं है, लेकिन जो सीरियल्स हैं और वेजिटेबल्स यानी राइस, गेहूं, आटा चावल और वेजिटेबल्स, उसमें जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो वहां से आया है। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर यहाँ से आया है। लेकिन अगर हम जुलाई और अगस्त ये 2 महीने का अगर इन्फ्लेशन देख लें, एवरेज इसका 6.85% आता है, यानी 7.7% से कम है। तो यहाँ पर थोड़ी राहत है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं तो कहूंगी कि इन्फ्लेशन इज सर्टेनली अ वरी, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन यानी जो फ्यूल और फूड को हटाकर जो बेसिक कोर इन्फ्लेशन है वो स्टिकी है, वो 5.9 5.8% पर ही अटका हुआ है, यानी वो कम नहीं हो रहा। तो यानी इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है इकोनॉमी में बना हुआ है। अब ये प्रेशर इकोनॉमी पर बना हुआ है और इकोनॉमी पे जब जब इस तरह का प्रेशर आएगा तो प्रेशर आएगा आरबीआई पे भी। आरबीआई पे प्रेशर आएगा तो फिर वो रेट हाइक करेंगे, फिर उसके प्रेशर के रिपरकशन जो होंगे वो एक आम आदमी पर आते हैं। तो मैम ये जो पूरी साइकिल है, अब इसमें आम आदमी के लिए क्या है अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए? रिजर्व बैंक तो अभी जो 30 सितंबर को उनकी मीटिंग में होगी, तो उसमें तो यही आसार है, एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बट 35 बेसिस पॉइंट्स, तो यानी 5.40% से लेकर आरबीआई जो है अपना रेपो रेट 5.75% तक लेके आएगी। एक तो ये है कि आरबीआई फ्रंट लोडिंग इट्स इन्फ्लेशन, इट्स इंटरेस्ट रेट हाइक जो है अब फ्रंट लोड कर रही है पहले। लेकिन जो हम यूएस में देख रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज यूएस फेड ने किया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया। इतना नहीं होगा क्योंकि हमारी जो स्थिति है इन्फ्लेशन की इतनी जो है कंसर्न की नहीं है। वहां पर तो इन्फ्लेशन 10%, 12%, 15% भी कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। तो इन्फ्लेशन जो है, हाँ, उसको हमें देखना पड़ेगा कि फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े, और अभी रेनफॉल की स्थिति कैसी है वो भी हमें पता चलेगा। ऑलरेडी खरीफ सोइंग में थोड़ी कमाई कम हो गई है, तो इसलिए फूड इन्फ्लेशन पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने देखिए राइस एक्सपोर्ट और फूड व्हीट एक्सपोर्ट्स को तो बैन कर ही दिया है। तो फूड इन्फ्लेशन को लेके जो हमारी चिंता है वो तो बनी ही रहेगी, और रूरल इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। ये मैम, ये दो बहुत ही चिंताजनक मोर्चे हैं। रूरल इन्फ्लेशन में एक तो बढ़ोतरी और दूसरा फूड इन्फ्लेशन। ये दोनों ऐसे हैं जो कि आम आदमी के लिए सीधा सीधा जिनका सरोकार है। अच्छा, इसमें अगर हम देख रहे हैं मैम, एक कॉन्ट्ररी पिक्चर जो दिख रही है वो दिख रही है, जो औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि है वो बहुत ही सुस्त है। कहाँ 2021 में जुलाई के दौरान आईआईपी 11.5% तक चली गई थी, अब 2.4 पे अटकी हुई है। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। हम कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है मैम? हम बहुत कोशिशें तो कर रहे हैं, सरकार भी बता रही है कि बहुत तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ पा रही है। आईआईपी में प्रॉब्लम, तो चूक कहाँ पे हो रही है मैम? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, यहाँ पर ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। और ओवरऑल ग्रोथ जो 2.2% थी मार्च में, उसके बाद से इंक्रीज हो रही थी, और अभी फिर से देखिए कितना हुआ, 19.6% हुआ मई में, और 12.3% हुआ जून में, जुलाई में जाके 2.4% हो गया है। तो इसमें से दो बातें मैं कहूंगी। एक तो कि ये जो है आईआईपी का जो डेटा है वो हमेशा ही बहुत वॉलेटाइल रहा है, स्टेडीली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, हमेशा बहुत ही वॉलेटाइल हुआ रहा है। और दूसरी बात कि जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं उसका इम्पैक्ट एक लैग से ही होता है। तो इसलिए एक डेटा को देखकर ये इस कंक्लूजन पे आ जाना कि अभी हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये ठीक नहीं होगा। और एक और बात मैं कहूंगी कि अभी आई थिंक इट्स टाइम टू रिवाइज आवर आईआईपी डेटा के जो डेटा पॉइंट्स है, जो वेटेजेस हैं, उसको रिवाइज करने का समय आ गया है। क्योंकि देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ये सारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, लेकिन इसका हमको दिखाई नहीं दे रहा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। लाइक फॉर एग्जांपल, थोड़े साल पहले जब इंडस्ट्रियल हम टाइपराइटर्स को इंक्लूड करते थे, तो ऐसा लग रहा था कि इतना प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन इंडेक्स में नहीं दिख रहा। तो
इंडेक्स को रिवाइज किया गया और टाइपराइटर्स जैसी चीजें जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी उनको निकाल दिया और उसके बदले सेट टॉप बॉक्सेस को इंक्लूड किया। तो ये जब रिवैम्प हुआ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो इसका जो है इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन अ मच मोर करेक्ट position of what is happening in the economy. तो उसी तरह मैं कहूंगी कि I think it's time now to also revise the index of industrial production और उसके weightages में भी उस revision की जरूरत आ गई है, क्योंकि अभी जो जैसे न्यू एरियाज है, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्जांपल, और इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन, हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में भी बहुत आगे निकल गए हैं, अभी तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी हमने बहुत कामयाबी पाई है। तो ये जो ऐसी न्यू एरियाज हैं जहां पर ग्रोथ हो रही है, उनको इंक्लूड करना होगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ताकि एक क्लियर पैटर्न उसमें एक रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई दे। लेकिन जैसे आपने कहा, हाँ, इन्फ्लेशन पर नजर रखने की बहुत जरूरत है, और मैन्युफैक्चरिंग की जो स्लो डाउन दिख रही है उसमें भी उसको भी हमें संभालना होगा। बिल्कुल संभालना होगा। ये आम आदमी से जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रही है, आरबीआई पूरी कोशिश कर रही है अपनी, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये जो टॉलरेंस बैंड है उसके भीतर आती है। 4 से 6 का जो टॉलरेंस बैंड है, और अगर जो आरबीआई की तरफ से जो मेजर्स उठाए गए हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर देखना होगा कि उनमें क्या तब्दीलियां की जाती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम विश्लेषण के लिए, आपका महंगाई पर आपका इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, ये तो देश की सेहत की हमने बात करी, लेकिन अब आपकी सेहत की बात करनी भी ज़रूरी है। कोरोना के बाद स्वस्थ और फिट नज़र आने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आने की शिकायतें बढ़ी हैं। दिल की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रात दिन खुद को फिट रखने के लिए काम करने वाले सितारे हों या आम लोग हों, हार्ट अटैक ने कई लोगों की जानें ली हैं और ले भी रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की वजह से ही दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं? आप आसपास सुनेंगे किसी नुक्कड़ चौराहे से लेकर परिवार में जब आपस में बातचीत होती है, यारों दोस्तों के बीच में, तो यही कहा जाता है, यार जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। लेकिन क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है इसको सपोर्ट करते हुए? कोई डेटा भी है? कुछ जगह इसको सपोर्ट करते हुए डेटा आए हैं, कुछ जगह पे अभी भी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन आज इसका अलग अलग एक्सपर्ट जो जवाब दे रहे हैं उसका थोड़ा सा मुआयना करने की कोशिश करेंगे। और मोटा मोटी अगर हम इस चीज़ को देखें तो कई एक्सपर्ट्स इस बात को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कि वाकई में कोरोना के बाद दिल की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़े कुछ इसकी पुष्टि भी करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल से जुड़ी दिक्कतों और न्यूरोलॉजिकल मामलों में कोरोना के बाद 60% तक इजाफा हुआ है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 6 गुना का इजाफा हो गया। जनवरी से जून 2021 के बीच में मुंबई में हर महीने 3000 लोगों ने हार्ट अटैक की वजह से जान गंवाई। 2020 में यह संख्या 500 प्रति महीने थी। अब ऐसा नहीं है कि यह ट्रेंड सिर्फ मुंबई में नजर आया, दुनिया भर में कोरोना के बाद दिल की बीमारियों के मामले काफी ज्यादा बढ़े। इस साल की शुरुआत में अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हेल्थ रिकॉर्ड्स के आधार पर रिसर्च की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को 1 साल पहले कोरोना हुआ था उनमें दिल की बीमारियों के मामले दूसरों के मुकाबले ज्यादा नजर आए। स्टडी में यह भी सामने आया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 1 साल बाद भी हार्ट फेलियर होने का खतरा 72% बना हुआ था। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना की वजह से देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड वैसे तो फेफड़ों से जुड़ा संक्रमण है, लेकिन इसकी वजह से दिल पर भी असर पड़ता है और वो भी नकारात्मक। ये जब कोरोना चल रहा था तब भी डॉक्टर्स की फाइंडिंग सामने आई थी। कोरोना की लहर जब शांत हुई उस वक्त की जो फाइंडिंग्स थी, जो ऑब्जर्वेशंस थे एक्सपर्ट्स के, इसी तरह के थे। और अब जब इतना समय बीत चुका है इन लहरों को, उसके बाद भी ये फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग पहले से ही किसी कोमॉर्बिडिटी से जुड़े हुए हैं, उनको कोरोना की वजह से दिल की बीमारी होने की आशंका ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी या फिर कोई दूसरी बीमारी है तो उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की आशंका काफी ज्यादा है। कोरोना से जूझ रहे लोगों में अचानक हार्ट अटैक, अचानक से हृदय गति का रुकने, इस तरह के मामले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। फोर्टिस स्क्वाड हार्ट इंस्टीट्यूट की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपर्णा जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपर्णा मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं हैं कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस तरह के जब भी कोई वीडियोस आते हैं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हर वीडियो में आने वाला जो सडन कार्डियक अरेस्ट है वो कोरोना की वजह से ही है, लेकिन एक चर्चा शुरू हो जाती है कि कोरोना की लहर के बाद इस तरह के मामले, इस तरह के वीडियोस हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है मैम? कुछ कुछ स्टडीज बताती हैं कि हाँ इनका रिलेशन है, कुछ स्टडीज कहती हैं कि नहीं, हमें रुकना होगा, पुख्ता एविडेंस फाइंड करने होंगे। आपका इस पर ऑब्जर्वेशन क्या है मैम? आपने बहुत सही बताया कि क्या कोरोना के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया है। कई सारी स्टडीज आई हैं, नॉट ओनली इंडिया से और दुनिया भर से। वाइल वी लर्न कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग के इश्यूज करता था, बट अब हमने कंक्लूड करा है कि केवल लंग को नहीं अफेक्ट करता था, हमारे नर्वस सिस्टम को करता था, हमारे कार्डिक सिस्टम को करता था। पीपल हैव हैड स्ट्रोक्स एंड डिप्रेशन और इन ब्लड क्लॉट्स के कारण हार्ट अटैक्स हुए। सो क्लियरली कोरोना वायरस के कारण हार्ट की डिजीजेस और हार्ट के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़े हैं। देयर इज नो डाउट, देयर इज इनफ डेटा नाउ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इटली से एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने पेशेंट्स का कोविड के बाद एमआरआई किया। एमआरआई करने के बाद उन्होंने ये देखना चाहा कि ये कोरोना वायरस ने कितने प्रतिशत लोगों में हार्ट के ऊपर अटैक किया, और एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, मतलब कि हार्ट के मसल को इन्फ्लेमेशन होना। ये निष्कर्ष निकला कि लगभग 60 से 70% लोग जिनको कोविड हुआ उनके हार्ट को कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया। अभी देखा गया है जब मायोकार्डाइटिस होती है उनमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम बन जाती है, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट पंपिंग वीक हो जाती है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये कोरोना वायरस किसी भी और वायरस की तरह करता है, जिसको हम वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं और कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जब कार्डियोमायोपैथी हो जाती है उससे पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सेकेंड, जिन पेशेंट्स को कोविड वायरस हुआ है हम सब जानते हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स बने। उन ब्लड क्लॉट्स के कारण हार्ट अटैक्स की क्षमता बढ़ी। जब हार्ट अटैक होता है उस समय पर पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो ये जो निष्कर्ष निकल रहा है कि कोविड वायरस के कारण सडन कार्डियक डेथ की क्षमता बढ़ी है, यस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और कोविड वायरस का इसमें बड़ा हाथ है। वो इंडिविजुअल्स जिनको ऑलरेडी अंडरलाइन कोमॉर्बिड डिजीजेस थी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ऑल्सो टू हैव कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, प्लस उनको कोविड वायरस का होना, इन सब पेशेंट्स में और भी क्षमता पाई गई ऑफ सडन कार्डियक डेथ। मैम फिर अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन, इनफैक्ट पूरी की पूरी दुनिया में कोरोना ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसको अफेक्ट ना किया हो। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब स्टेक पर है, वनरेबल है, तो अब करें क्या आगे? ये सबसे अहम है कि हम क्या करें। सो फर्स्ट थिंग आई विल से, पैनिक नहीं करना है। अगर आपको कोविड हुआ है और अगर आपको उसके बाद किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, जैसे कि आपको महसूस होता है कि मुझे बहुत पैल्पिटेशंस रहती है, या चलने पर मुझे दम फूलता है, या कोई भी ऐसे लक्षण है जो आप सोचते हैं कि पहले आपको नहीं थे, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपने अपने डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर की राय लें। हो सकता है आपके डॉक्टर आपका होल्टर करना चाहें, जो कि हम 24 आवर ईसीजी करते हैं। हो सकता है आपके डॉक्टर आपका इको या कार्डियक एमआरआई करना चाहें, ये देखने के लिए कि क्या कोविड वायरस के कारण आपको जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। इन सब चीजों को किया जाए। करने के बाद आज के जमाने में हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जिससे कि आपके हार्ट को हम प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, देयर शुड बी नो पैनिक। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हमारे पास दवाइयां हैं, ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। इन लक्षणों को निग्लेक्ट कर देना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई है। हम ये जानते हैं मोस्ट पेशेंट्स को जब हार्ट अटैक होता है वो ये सोचते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक सिंपल ईसीजी नहीं करवाते। तो इन लक्षणों को जो आपके में पहले नहीं थे, अब पहली बार उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सीक मेडिकल अटेंशन बिकॉज वी कैन हेल्प यू एंड वी कैन गेट यू ट्रीटेड।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई में थोड़ा कई लोगों को चिंता तो इस बात की हो रही थी, लेकिन जैसा आपने बताया कि पैनिक नहीं करना है। और जो हमने कई बार आपसे कहा है और हमने अपने शोज़ के ज़रिए भी कहा है कि दिल बहुत सारे इशारे करता है कि वो बीमार है। उन इशारों को समझना है आपको, इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि समय पर चेकअप कराना है, नियमित चेकअप कराने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना से भले ही दुनिया उबर गई हो, लेकिन बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं जहां पर उसने मार किए, वो थोड़े से संवेदनशील हो गए हैं। वो ठीक हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपने डॉक्टर के साथ नियमित जांच करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। क्या आप दिन भर बैठकर काम करते हैं? अगर हां तो आपको उठने की जरूरत है। दरअसल दिन भर बैठे रहने से आप कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। ये बहुत लाइटली लेते हैं स्टेटमेंट को लोग। अब लाइटली लेना बंद कर दीजिए प्लीज। दिन भर बैठे रहने का मतलब है कि आप कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और इसमें दिल की बीमारी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दिल की बीमारी, किडनी समेत अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं। बैठे रहने या आपके हेल्थ का इस पर क्या असर पड़ता है, आपके हेल्थ पर, इसे एक स्टडी के नतीजों से आप समझिए। 2012 में एक स्टडी की गई, 7,94,000 से ज्यादा लोगों से जुड़ी स्टडी में सामने आया था कि जितना ज्यादा आप बैठकर वक्त गुजारते हैं, उतने ही ज्यादा खतरे आप अपने हेल्थ के लिए भी पैदा कर रहे हैं। स्टडी के मुताबिक बैठे रहने से दिल की बीमारियां होने की आशंका 147% बढ़ जाती है। डायबिटिक होने की आशंका 112% बढ़ जाती है। दिल की बीमारी से मौत का खतरा भी 90% तक बढ़ जाता है, और सभी बीमारियों के चलते मौत का खतरा 47% ज्यादा हो जाता है। लंबे वक्त तक बैठे रहने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट को रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसमें, ये भी सुनिए। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा चलते रहना चाहिए। संभव हो तो हल्की एक्सरसाइज काफी फायदेमंद होगी। ब्रिटेन की फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस की माने तो अगर आपका काम लंबे वक्त तक बैठे रहने का है, तो आपको बीच बीच में कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। बैठे रहना सिर्फ वयस्कों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित होता है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे प्रतिदिन करने का सुझाव दिया है। इससे उनका सिटिंग टाइम कम होगा। यह है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का आइडिया। आइए, चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने हेल्थ गुरु मिकी मेहता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमने बता तो दिया कि बैठे बैठे रहने से क्या होता है, और आज का हमने शो का नाम पता क्या दिया मिकी सर? बैठे बैठे थक गए, करना है व्यायाम। तो वो अंताक्षरी नहीं खेलनी है, अब आपको व्यायाम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं यार बैठे बैठे कौन सा व्यायाम करें, तो क्या करना है उनको बता दीजिए मिकी सर। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं और पिछले 20-25 सालों में योग की एक परिभाषा आई है जिसको बोलते हैं वर्क स्टेशन योगा। आई मीन, एक मजाक है, मगर फिर भी अगर कोई कर ले तो वर्क स्टेशन योगा में ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्ट्रेच अपवर्ड्स, ट्विस्ट टू दिस राइट, ट्विस्ट टू द लेफ्ट, एंड हम लोग क्रंचेस भी कर सकते हैं बैठे बैठे। बैठे बैठे हम लोग पुशअप्स भी कर सकते हैं, बैठे बैठे हम पीटी भी कर सकते हैं। तो बैठे बैठे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का हल हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी के साथ होता है। मनुष्य जात ही केवल ऐसी जात है जो हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। बैठे बैठे हम प्राणायाम कर सकते हैं, और प्राणायाम में कोई अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति छोड़िए, सिंपल बैठे बैठे गहरी सांस भरिए और सांस को नाक के द्वारा छोड़िए। एक सेकंड, एक क्षण के पॉज के बाद फिर से गहरी सांस भरिए। गहरी सांस भरने से हमारे फेफड़ों में फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ऊर्जा का निर्माण होता है, और हमारे फेफड़ों में 5 पॉकेट्स हैं।
2 लोब्स जो हैं जो ऊपर है और 3 लोब्स जो नीचे की तरफ दाएं की तरफ है, ये पांचों लोब को भरना आवश्यक है। तो जितनी गहरी सांस भरोगे उतना ही डायाफ्राम ऊपर नीचे होगा। 12 से 13 सेंटीमीटर डायाफ्राम ऊपर नीचे होना चाहिए और लंग की क्यूबिक कैपेसिटी 5 तक होनी चाहिए और ये 5 तक सुपर स्पोर्ट्समैन की होती है। साधारण इंसान की जो रोज पिसता है और जो मारा मारा फिरता है उसकी 1.5 या 2 होती है और जो कोविड का मरीज रह चुका है उसकी शायद 1, सवा या 1 के नीचे होती है। आपके आगे वाले रिपोर्ट में आपने बताया कि 1 साल के बाद भी कोविड के हम लोग हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं क्योंकि हमारे लंग्स रिहैब और हार्ट रिहैब्स नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए क्योंकि हमको खांसी नहीं होती है, क्योंकि हमको फीवर टेम्परेचर नहीं होता और बॉडी एक निकल चुकी होती है, मगर हमें उसको रिहैब करना है। हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को और हमारी सारी अंदर जो आर्टरीज है, वेन्स के, उसके पंप को, उसके सर्कुलेशन को ज्यादा करके प्राणायाम, योग में हम सिकोड़ते हैं और फैलते हैं। जब हम सिकोड़ते हैं तो हमारे अंदर का जो ब्लड है, यूज द ब्लड, वो बाहर निकल जाता है और उसके सेल्स, टिश्यूज जब सिकोड़ते हैं उसको मजबूती आती है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो सारा फ्रेश ब्लड, न्यूट्रिएंट लेडन, पौष्टिकता भरपूर ब्लड हमारे सेल्स के अंदर जाता है, ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स रिन्यू होते हैं। तो हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारी पाचन शक्ति और हमारे सारे ऑर्गन्स रिजुविनेट होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यू होते हैं और ताजगी की उपलब्धि हमें मिलती है और सेल्यूलर रीजनरेशन होने के साथ साथ हमारी वाइटैलिटी बढ़ती है। तो हमारे टी सेल्स, थाइमस ग्लैंड्स, हमारे बी सेल्स, बोन मैरो और हमारी मैक्रोफेजी यानी हमारी फर्स्ट डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस gets activated and we are on the high alert। तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। पौष्टिक भोजन और ये तो आपने बता दिया सर कि जो बैठे बैठे आपको करना है। अब सलाह ये भी दी जाती है, आप लोग ही कहते हैं कि भाई बैठे बैठे तो जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ व्यायाम तो आपने प्राणायाम वगैरह जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा उठ के चलना भी है, हल्की फुल्की वॉक, हल्का फुल्का अपनी बॉडी को मूव करना है। वो कितना आवश्यक है, उठना और थोड़ा बहुत चलना। इंग्लिश में कहावत है दैट अ रोलिंग स्टोन डजंट गैदर मॉस। उसका मतलब यह है कि अगर पत्थर चल रहा है, घूम रहा है, तो उसके नीचे नील कभी जमती नहीं है। तो आपके नीचे नील को ना जमने दे और आप एक्टिव रहें। एक्टिव व्यायाम करने से हमारे पुर्जों में ताकत आती है, हमारे अंदर ऊर्जा की एक उपलब्धि होती है और सर्कुलेशन होने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। हम जो भावुक होते हैं घड़ी घड़ी और हमको स्ट्रेस होता है वो भी विसर्जित हो जाता है। अंदर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, हमारे मूड एलिवेट होते हैं और उसी के साथ साथ हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, संतुलित चलते हैं और एक साथ एकजुट रहते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड रहते हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इन टैंडम। तो ये सारी चीजें होती है और जब आप चलते हो, दौड़ लगाते हो, सूर्य नमस्कार करते हो और कोई योग का पोस्चर करते हो जिसमें आप धनुरासन, ताड़ासन, बालासन, पद्मासन या तो जिसको बोलते हैं चक्रासन, गौमुखासन, ये सारे आसन में अलग अलग एंगलों में हमारा बॉडी सिकोड़ता है और जब अलग अलग एंगलों में हमारा बॉडी सिकोड़ता है तो अंदर से जो ब्लड यूज हो चुका है वो बाहर निकलता है एलिमिनेशन, टॉक्सिन्स की तरफ। जो काम हमारे में अपान वायु करती है, अपान वायु एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और उसके बाद जब हम स्ट्रेच करते हैं उसका जो फैलाव रहता है उससे हमारा रेजिलियंस बढ़ता है, टेनेसिटी बढ़ती है और फ्रेश न्यूट्रिएंट लेडन ब्लड, पौष्टिक खून जिससे रस, रक्त, मांस, मेद, अष्टि, मज्जा, शुक्र, जिससे उसको पौष्टिकता मिलती है, वो ब्लड हमारे माइक्रोसेल्स में जाती है, ऑर्गन्स में जाती है और हमारा सेल्यूलर रीजुविनेशन, उसका निर्माण होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जाते हैं।
तो ये एक सिस्टम है जिससे आप वर्कआउट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे पौष्टिकता का एक डिमांड क्रिएट होता है। फिर पौष्टिक भोजन खाइए, और पौष्टिक भोजन खाने से हमारे जो जिसको क्या बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सरा, वो भी विसर्जित हो जाते हैं। हमारे जितने भी क्लेश है वो भी संतुलित हो जाते हैं, और हम बिल्कुल आनंद पूर्व और ऊर्जा पूर्व जीवन, इम्यूनिटी पूर्व जीवन हम जी सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपने दर्शकों को बता दिया कि सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, और ये सबके लिए है। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल लाजमी है ही, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग दफ्तर से काम करने के बाद फिर घर जाते हैं और एक सेशन और उनका चलता है रात में इंटरनेट के आगे, कंप्यूटर के आगे बैठने का, अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है। और ये अगर आप नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में सिर्फ बैठे रहेंगे, तो उसके क्या क्या घातक परिणाम है रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको बता दिया। और छोटी सी सतर्कता, जागरूकता से आप अगर थोड़ा सा मोशन में आए, थोड़ा सा मूवमेंट में आए, थोड़ा सा एक्टिव हो गए, उसका क्या फायदा और कितना बड़ा फायदा है, ये मेहता साहब ने हमको बता दिया। मिकी सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। अब जरा सोचें कि कोई मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे और वो किसी दूसरे संक्रमण का शिकार हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, ये बहुत हो रहा है, इस पर बात कम होती है, लेकिन जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हर उस बात की तह तक जाने की कोशिश करता है जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपके सरोकार से जुड़ी हुई है और आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। आईसीएमआर की स्टडी जो है वो ये कहती है कि खासकर आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। आईसीएमआर के साथ एम्स और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल तीनों ने मिलकर ये एक सर्विलांस जारी किया है जिसमें ये खुलासा हुआ है। ये खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी है, खासकर उनके लिए जो अपने या अपनों के इलाज के लिए अस्पताल चले जाते हैं। आमतौर पर उनकी बीमारी तो ठीक हो जाती है और वो अपने घर लौट भी आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि अस्पताल से कोई दूसरा संक्रमण लेकर भी वो अपने साथ आ रहे हैं। ऐसा संक्रमण जो आगे चलकर जानलेवा साबित भी हो सकता है। चौंकिए नहीं, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में मिलने वाले संक्रमण तब और खतरनाक हो जाते हैं जब मरीज ऐसे बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती ब्लड इन्फेक्शन के शिकार कुल मरीजों में से 73% मरीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के शिकार हो गए, जबकि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के 53% मरीज इस बैक्टीरिया के शिकार हो जाते हैं। और ऐसा उन्हीं अस्पतालों में होता है जहां संक्रमण से निपटने के पुख्ता उपाय नहीं अपनाए जाते। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के 106 देशों के अस्पतालों के हालातों पर करीब 5 साल तक स्टडी की। जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में शामिल 11% देशों के पास अस्पतालों से होने वाले संक्रमण को रोकने को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है, जबकि स्टडी में शामिल 54% देशों में संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों ने नियम कायदे तो बनाए हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं होता। इस स्टडी में भारत के अस्पतालों को भी शामिल किया गया। स्टडी के मुताबिक 2020 में कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में भर्ती 41% मरीजों में संक्रमण की वजह खुद अस्पताल बन गए। हालांकि भारत में अस्पतालों के संक्रमण से बचाव को लेकर एम्स, आईसीएमआर और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की आपसी मदद से हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्विलांस का गठन किया गया। इसके दायरे में 50 से ज्यादा अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों में खासकर टेस्ट सैंपल, वेंटिलेटर्स, सिरिंज, मेडिकल ग्लव्स, आला, बायो वेस्ट और मोबाइल इन्फेक्शंस की बड़ी वजह हैं। ऐसे में मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर्स केयर बंडल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें डॉक्टर्स के वे सभी औजार होते हैं जो मरीजों के कांटेक्ट में आते हैं। इन्हें यूज करने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। आईसीयू में भर्ती मरीज से मिलने जुलने वाले भी इन्फेक्शंस ले या दे सकते हैं। ऐसे में आईसीयू में जाने और आने से पहले अस्पतालों के बफर जोन में कम से कम 30 सेकंड बिताने चाहिए ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। फिलहाल तो अस्पतालों के साथ तीमारदारों को भी संक्रमण को कम करने में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है ताकि मरीज अस्पतालों में बीमारी ठीक करने की बजाय किसी और संक्रमण का शिकार न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आपके आगे बढ़ाते हैं। कभी आपने क्या सोचा है कि आखिर क्यों कंपनियां 30 दिन की बजाय 28 दिन का रिचार्ज देती हैं?
इसका जवाब यह है कि 28 दिन का रिचार्ज वैलिडिटी रखकर कंपनियां करोड़ों रुपए कमाती हैं और आप साल में 12 महीने की बजाय 13 महीने का रिचार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन अब कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी। मोबाइल रिचार्ज कूपन को लेकर ट्राई ने बड़ा आदेश दिया है। ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज कूपन देना ही होगा। ट्राई का ये फैसला क्या है इसके मायने, इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा, पूरी बात समझा रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश बताइए क्या है इस फैसले में, पहले तो आम आदमी के लिए। दीपक, ये पूरा फैसला ही आम आदमी के लिए। दरअसल ट्राई ने जो दोबारा अपना आदेश जारी किया है वो किया ही इस बात को लेकर क्योंकि उसके पास ग्राहकों की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और जिसमें साफ कहा जा रहा था कि हम कंपनियों की जो 30 दिन का जो प्लान है यानी कि जो मासिक प्लान है वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे कई सारी वजह थी। पहला तो ये कि जिस कूपन से या वाउचर से वो उसको अपडेट करते हैं उस पर वो प्लान दिखता नहीं था। इसके अलावा यूपीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म से उनसे जब वो करते हैं तो उनको कहते हैं कि ये प्लान आपके लिए नहीं है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें आई थी और इसकी कई सारी शिकायतें जब ट्राई को मिली तो उन्होंने सारी कंपनीज को एक साथ बुलाकर पूछा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसके बाद कंपनीज के आर्गुमेंट और कस्टमर्स के आर्गुमेंट को सामने रखकर ट्राई ने दोबारा अपना वो आदेश पढ़ा है और ये कहा है साफ साफ कि किसी भी सूरत में आपको जो आपका रिचार्ज वाउचर है और जो स्पेशल वाउचर है उसमें दोनों में ही कम से कम एक प्लान को पूरे महीने के लिए वैलिड करना होगा और ये करना ही होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एक महीने की वैलिडिटी है ये उसी तारीख से अगले महीने की उसी तारीख तक वैलिड होगी। यानी कि इस प्लान को आप 28 दिन, 25 दिन या एक महीना नहीं कह सकते हैं। 31 दिन और 28 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपना प्लान को 3 तारीख को रिचार्ज किया है तो अगले महीने की 3 तारीख को ही वैलिड होगा, दोबारा उसका ड्यू होगा। वो जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे किसी भी महीने में जो बड़े छोटे होते रहते हैं उनसे उस पे 30 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि 1 तारीख को रिचार्ज जो है वो अगले महीने की 1 तारीख को ही ड्यू होगा। इसके अलावा कम से कम एक रिचार्ज कूपन, इसके अलावा एक कम से कम स्पेशल वाउचर आपको पूरे महीने के लिए वैलिड रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अपने उस आदेश में ट्राई ने सारी कंपनियों के वो जो प्लान है, जो कंपनी ने उनको ट्राई को बताया है कि हमने ये प्लान ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो दोबारा से ग्राहकों के लिए जारी किया है और ये कहा है कि अगर आपको ये प्लान नहीं मिलते हैं तो आप दोबारा हमसे शिकायत कीजिए और हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। वो प्लान इस तरह से मैं पढ़ देता हूं एक बार को। एयरटेल का प्लान है 128 रुपए का, इसके अलावा पूरे महीने का जो स्पेशल वाउचर है वो 131 रुपए का होगा। बीएसएनएल का 199 और 229 रुपया, एमटीएनएल 151 और 97, रिलायंस जियो का 296 रुपया और 259 रुपया और वोडाफोन आइडिया का 137 रुपया और 141 रुपया। तो कुल मिलाकर ट्राई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपको पूरे महीने की वैलिडिटी प्लान रखना होगा और ये अगले महीने की उसी तारीख को ड्यू होगा जो कि पिछले महीने में रिचार्ज किया गया था। जी, पैसे तो नहीं बढ़ाएंगे ना ये लोग? ना, ट्राई ने साफ कहा है कि इसमें कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। यानी कि जो भी आज का प्लान है वो पर डे के हिसाब से काउंट कीजिए और उसको 30 दिन के प्लान में जोड़ दीजिए। कुल मिलाकर जो डेली जो रेट है आपका वो नहीं बढ़ेगा। आपको 30 दिन के लिए उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना कि आपको नॉर्मली आपके आज के प्लान में लग रहे थे। ये मतलब पिछले 5-6 सालों से ना इनके महीनों का काउंटिंग जो है वो अलग ही चल रहा था। पूरी दुनिया के लिए एक साल जो होते हैं उसमें 12 महीने होते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक साल 13 महीनों वाला था, है ना। 13 मतलब आप 28 दिन की वैधता वाले प्लान के लिए आप एक साल में 13 महीने के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ता था। एक महीना इनका 28 दिन का होता था, 3 महीने इनके 82 दिन के, 84 दिन के। ग्राहक पूछ पूछ के थक गए थे कि भाई साहब ये कौन सा महीना आपने निकाला है, कौन सी आपने ज्योतिष गणित करके निकाला है कि ये महीने में इतने दिन होते हैं। कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। ट्राई ने बार बार पूछा और आज से नहीं पूछा, लगे थे इनके पीछे और हम भी लगे थे इस मुद्दे को उठाने में। तो खैर अब सख्ताई से जो है ट्राई ने कह दिया है। बहुत अच्छा फैसला है और एक आम ग्राहक के लिए बहुत अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। मार्केट रेगुलेटर एडाई पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर आने वाला है। एडाई जल्द ही एक ऐसा नियम जारी करने वाला है जिसके तहत पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस एजेंट बदलने का मौका मिलेगा। अगर आपने अपने इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस से आप खुश नहीं हैं तो अब मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपने एजेंट को बदलने का विकल्प भी मिलेगा। ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई जल्द ही पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प देने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी लेने के बाद भी अपने इंश्योरेंस एजेंट को आसानी से बदल सकते हैं। पहले पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस एजेंट को बदलने का मौका, विकल्प नहीं था।
राजधानी हो या छोटे शहर, बड़े शहर हो या गांव, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल हर कोई करता है। इसलिए अब हम आपको एटीएम पर सावधान करने वाली खबर दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एटीएम से कैश निकालने वाले 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एटीएम पर ठगी के कैश से ऐश। दिल्ली में 4 जालसाज गिरफ्तार। एटीएम पर मददगारों से सावधान। यह है देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एटीएम पर लोगों की मदद के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज। 4 शातिर दिमाग लोगों ने मिलकर 1 महीने में 11 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस की सदर बाजार थाने में मौजूद इन 4 बदमाशों का ये तो एक परिचय है। दरअसल इन्होंने ठगी के कई कारनामों को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने 4 बदमाशों के कब्जे से 25 एटीएम कार्ड, कार्ड स्वैपिंग मशीन, 4 मोबाइल फोन और 63,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के 8 मामलों को सुलझाने का दावा भी किया है। इन जालसाजों की गिरफ्तारी से दिल्ली के सदर बाजार, कोतवाली, वजीराबाद और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर दर्ज मामले सुलझे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये लोग अपने काम को अंजाम कैसे देते थे। 7 सितंबर को एक व्यक्ति ने सदर बाजार थाने में शिकायत की। पास ही बने पीएनबी एटीएम में वो पैसा निकालने गए थे। वहां मौजूद 4 लोगों ने मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में इन्हीं आरोपियों ने उनके बैंक खाते से 21,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने जांच के दौरान एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा, लेकिन पता चला कि वहां का कैमरा खराब है। पुलिस ने आसपास की दुकानों की फुटेज की जांच की, जालसाजों की तस्वीर निकालकर मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। 8 सितंबर को ही पुलिस को पता चला कि चारों आरोपी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और बिहार भागने की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जालसाजों ने बताया कि वो ज्यादातर महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों को शिकार बनाते थे। मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल देते थे। शिकायतकर्ता के कार्ड इस्तेमाल करने के दौरान चुपके से उनका पिन देख लेते थे। यूट्यूब के जरिए इन लोगों ने ठगी करना सीखा। फ्लिपकार्ट के जरिए स्वैपिंग मशीन खरीदी। गिरफ्तार जालसाजों की पहचान गया बिहार के रहने वाले सुमित्र, दीपक, नवीन और रितेश के रूप में हुई है। ये सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि वो कई राज्यों में जालसाजी कर चुके हैं। इसलिए आप जब अगली बार एटीएम सेंटर पर पैसे निकालने जाएं तो मदद के नाम पर ठगों से बच कर रहें। किसी को अपना एटीएम कार्ड ना दें, ना ही किसी से पिन शेयर करें। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पुणे और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश से शहर के भीतर लबालब पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोबारा मानसून सक्रिय हो गया है। यहां लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पुणे की ये तस्वीरें बता रही है कि भारी बारिश के चलते यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां कई इलाकों में पानी भर गया है। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। जहां तहां पेड़ गिर रहे हैं, जबकि सड़कों पर गाड़ियों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ से तमिलनाडु के बीच निम्न दबाव की रेखा बनी है। इस वजह से पश्चिमी तट पर दोबारा मानसून सक्रिय हो गया है। शनिवार शाम 5:30 बजे तक पुणे के पाषाण और मगरपट्टा में क्रमशः 55.8 मिलीमीटर और 55.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।